साथियों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज थर्ड लेक्चर सेट्स रिलेशनल फंक्शन पे। मैंने बात कर दी थी कि चौथे रूल की मैंने बात करी थी कि यदि E1 इज़ इक्वल्स टू E2 ओवर E3 हो तो इक्वेशंस में क्या है, फंडा है कि मैं E3 से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, फिर भी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब अभी भी इक्वलिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि E1 इंटू E3 इज़ समथिंग लाइक E2। ठीक है, पर मैंने बताया था कि E1 यदि ग्रेटर दैन E2 ओवर E3 है तो हम E3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई इधर नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब तक कि मुझे पता ना हो। हाँ, ये पता हो गया कि E3 यदि परफेक्टली पॉजिटिव है तो हम कह देते हैं कि इसका मतलब है कि E1, और हाँ, हर एक केस के लिए चाहे कुछ भी ले लें, यदि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो हम E3 का मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं, और E3 का यदि मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही यदि E3 नेगेटिव हुआ तो E1 इंटू E3 इज़ सम इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी यदि नेगेटिव साइन रहा तो। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ रूल पे। इसे पावर रूल भी कहते हैं। पावर रूल में क्या है कि E1 इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू E2, तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में कि जैसे आपने देखा होगा कि सिंपल यदि रूट एक्स इज़ इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस वन, एक्स, हाँ, रूट एक्स प्लस ऐसा कर दिया, रूट 2x+1 ऐसा कुछ कर दिया, तो इस केस में आप स्क्वायर कर डालते थे, देन कुछ वैल्यू आती थी, उसको आप निकालते थे। पर ध्यान रहे, यदि हम इक्वेशंस के केस में स्क्वायर करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा रूट्स मिल जाते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, फाइनली हमें सेटिस्फाई भी कराना पड़ता है। अब एक्स्ट्रा रूट कैसे मिलते हैं, इसको आप एक्सपीरियंस कैसे करेंगे। जैसे आप देखो कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है एक्स में कोई इक्वेशन है। ठीक है, एक्स में कोई इक्वेशन है, जैसे मैंने कह दिया ax+by+c सम, ax+c इज़ इक्वल्स टू डी सम, ऐसा है। और यदि मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो जैसे ही मैंने स्क्वायर करा, ये क्या हुआ कि ax+c की वैल्यू अब नेगेटिव भी होगी। एक बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, यदि मैं इस स्क्वायर को हटाऊँ तो ये आएगा ax+c इज़ इक्वल्स टू प्लस डी, एंड ax+c इज़ इक्वल्स टू माइनस डी। ठीक है, ax+c इज़ इक्वल्स टू प्लस डी और ax+c इज़ इक्वल्स टू माइनस डी आएगा। तो देखो, आप दो इक्वेशंस, अलग अलग इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो मेरा तो इक्वेशन ये था, इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन आएगा वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमें जो भी आंसर्स आते हैं उसे हमें क्या करना पड़ता है, चेकआउट करना पड़ता है कि हाँ भाई, फाइनल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन लेकिन यदि हम इनइक्वलिटी के केस में जाएं, इनइक्वलिटी के केस में जाएं, जैसे मान लो आप सम, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने E1 लिख दिया, E1 इज़ सम ग्रेटर देन E2 ऐसा लिखा हुआ है, तो हम क्या दोनों साइड पावर लगा सकते हैं क्या? नहीं। पहला काम हमें पता होना चाहिए कि जैसे मान लो आप कि -2 इज़ सम ग्रेटर देन -3 लिखा हुआ है, तो भाई दोनों साइड यदि हम क्यूब करते हैं तो -8 -9 आएगा, -27 आएगा। ये इनइक्वलिटी कब तक चेंज नहीं होगी, जब तक कि इधर लिखे नंबर्स के नेचर्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यदि हम -2 की पावर 2n+1 ले लें तो इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन -3 की पावर 2m+1। इसका मतलब है कि यदि मैं ऑड पावर ले लूँ, ऑड पावर ले लूँ, तो हमारे इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यदि मैं यहाँ पे इवन पावर ले लूँ, ठीक है, इवन पावर ले लूँ, ठीक, तो क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा या नहीं? पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखो आप, ये तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी।
अच्छा कहीं पे ये लिखा होता तो -2 इज़ ग्रेटर देन सम प्लस वन, सॉरी लेस ग्रेटर देन सम, सॉरी +2 इज़ ग्रेटर देन सम -1, ऐसा लिखा होता, एंड देन नो स्क्वायर करते तो ये आता 4 और ये आता +1, तो क्या लग रहा है आपको, इक्वलिटी मेंटेन है, और यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम इवन पावर करते हैं तो इनइक्वलिटी पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, पर पड़ता है क्या, पढ़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। पर यदि मैं ऑड पावर ले रहा हूँ तो इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्यों भाई, इनइक्वलिटी पे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है कि इन ऑड पावर लेने से इनइक्वलिटी की सॉरी नंबर्स के या एक्सप्रेशंस के नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये था फिफ्थ रूल। तो चलिए एक सिंपल ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं जहाँ से आपको कुछ बातें समझ में आएंगी और डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इनइक्वलिटीज़ एंड इक्वेशंस के रेस्पेक्ट में। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि कोई इक्वेशंस है, आपने छोटे छोटे इक्वेशंस सॉल्व किए होंगे। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3 = सम 5, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन मैंने लिख रखा है। तो यहाँ से x को सॉल्व करोगे आप तो आपको दिख रहा है कि दिस इज़ -3 एंड डिवाइड बाई 2 सम 1 आएगा। तो इस 1 को हम कहते हैं, इस पूरे इक्वेशन का रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यदि ये इक्वेशन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये इनइक्वालिटी होता तो ये कुछ ऐसा होता, 2x + 3 इज सम ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब है कि x इज़ सम ग्रेटर देन, मैंने बताया था कि ये 3 इधर जा सकता है, कोई साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 5 - 3 2 हो जाएगा, 2x इज़ ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। और हाँ, हम दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, मैंने थर्ड रूल में ये भी बताया था। तो इसका मतलब है कि x इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखो आप, इन इक्वेशंस के केस में यदि मुझे सॉल्यूशन लिखना होगा तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यू है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। पर पर यदि मुझे इस पूरी वैल्यू को लिखना है तो इसको हम देखना शुरू करते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो जब भी हम किसी बात को अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो हम ऐसे ब्रांच में जाते हैं जहाँ पे मुझे डीप समझ में आए। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को लेते हैं। नंबर लाइन क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई नंबर लाइन एक ज्योमेट्रिकल फिगर है और ज्योमेट्रिक हमें बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग देती है बातों को करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि कहीं पे इस नंबर लाइन पे इधर सम नेगेटिव नंबर्स, हाईली नेगेटिव नंबर्स, तो लेट्स से -∞ एंड दिस इज +∞ एंड हियर 1 इज सिचुएटेड ना। तो लोगों ने कहा कि भाई इस इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई करने वाले जो नंबर्स हैं वो एक से हमेशा बड़े हैं, तो एक के बराबर है क्या, नहीं, ठीक है। तो एक नहीं हो सकते हैं, तो एक नहीं हो सकते हैं तो हम क्या कहें, ठीक है भाई एक को नहीं लेना है, ठीक है। होल क्रिएट कर दिया यहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं है, आप समझो बस कि नहीं लेना है। एक से बड़े पूरे नंबर्स होंगे यहाँ पे, तो एक से बड़े पूरे नंबर्स होंगे ऐसा, ठीक है। तो मैंने एक से बड़े पूरे नंबर्स ले लिया, दिस इज सम रिप्रेजेंटेशन। अच्छा एक बात बताओ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग रहा है कि इसमें एक से बड़े पूरे नंबर्स कौन कौन से, पूरे जितने A1 टू इन्फिनिटी में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सभी हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है, ठीक है। ये नंबर्स का बहुत ह्यूज नंबर्स का एक डेटा सेट है। तो इस डेटा सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूस सेट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जब एलिमेंट्स कॉन्टिन्यूस हो तो हम सेट रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, मैंने बताया था कि ये x है, मतलब कोई एलिमेंट x है, ये बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके इन्फानिट तक। तो मैंने बोला था पहले फर्स्ट वन राइट बाउंड्रीज, तो 1 लिख दिया, इन्फिनिटी लिख दिया, +∞। अब ज़रा ध्यान से देखना है कि क्या मुझे 1 को इस सेट में लेना है, नहीं लेना है। तो नहीं लेना है, जहाँ पे नहीं लेना होता है वहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और जिस क्वांटिटी का हम नंबर लाइन पे फंडामेंटली एग्जिस्टेंस शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मतलब फंडामेंटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जैसे +∞, तो ऐसे क्वांटिटीज़ के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो इक्वेशंस के केस में ऐसे सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं और इनइक्वालिटीज़ के केस में हम ऐसे सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं बहुत ही फंडामेंटल बातें। मैंने ऑब्जर्वेशन को आपको दिखा दिया है कि ऐसा ऑब्जर्वेशन इनइक्वालिटीज़ में ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिखेंगे, इक्वेशंस में ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिखेंगे। तो आप ट्राई करोगे कि ज़्यादा बातों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से, जहाँ से लीनियर इनइक्वालिटीज़ का हम
स्टार्टिंग कर सकते हैं, एक मान सकते हैं कि हाँ यहाँ से लीनियर इनइक्वालिटी शुरू हो सकती है, इक्वेशन शुरू हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो मैंने एक्सप्रेशंस तो बता दिया आपको, वही एक्सप्रेशन होते क्या हैं। अब बढ़ते हैं पॉलिनॉमियल्स पे। है ना। तो भाई पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, तो देखो मैथमेटिकली जो है कि एन एक्सप्रेशन which is of the type, जो इस टाइप का होता है कैसा, ए नॉट एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू एंड डॉट 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 सो ऑन। सम इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल कहलाता है। ठीक है। अब भाई कैसे, बस इतने में समझ में आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सर्टेन कंडीशंस होती है जिन्हें हमें समझना पड़ेगा, विच सेटिस्फाई सम रूल्स, जो कि कुछ रूल्स को सेटिस्फाई करता है। उसमें फर्स्ट रूल है कि ये जो x दिख रहा है ना, ये x दिख रहा है ना यहाँ पे, तो देयर शुड बी वन एंड ओनली वन वेरिएबल, बी ओनली वन वेरिएबल। ठीक है। सेकंड, n must be a non-negative इंटीजर। तो भाई n जो मतलब ये पावर्स जो लिखे हुए हैं, ये पूरे पावर्स जो लिखे हुए हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहने का मतलब है कि भाई नॉन मतलब नहीं, नेगेटिव वाले नहीं होने चाहिए। कुल मिला के इसका मतलब इंटीजर तो 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले नहीं होने चाहिए, इसका मतलब या तो वो जीरो हो सकता है या तो +1 हो सकता है, प्लस में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। एंड थर्ड वन, एंड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ए नॉट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ऐसा ये 3 रूल सेटिस्फाई होने चाहिए, तो मेरा जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनॉमियल कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप, अब एक सर्टेन कुछ बातें कर लेते हैं। जो होता क्या है ना, होता क्या है कि यदि मैं एक्सप्रेशन को इन इस एक्सप्रेशन को इन डेप्थ समझना शुरू करूँ तो हम कैसे समझेंगे। जैसे मान लो कि मैंने एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिख दिया आपको कि पी एक्स इज़ इक्वल्स टू सम स्क्वायर सम, हाँ ऐसा लिख देते हैं। मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ जहाँ से आपको जल्दी समझ में आएगा, 2x + 3। ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा कि y इज़ इक्वल्स टू सम 2x + 3 है ये, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन तो आपको समझ में आती है ना, स्ट्रेट लाइन समझ में आती है। यदि मैं इसको प्लॉट करूँ तो कुछ ऐसा प्लॉट होगा इसका, सम पॉजिटिव प्लॉट, एंड x इज़ इक्वल्स टू -3/2 पे y 0 होगा। जैसे हम देख लेते हैं इसको प्लॉट कैसे करते हैं। जैसे देखो आप, सबसे पहला काम 2 पॉइंट्स, यदि हम स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन यूनिक कब होती है? ठीक है, 2 पॉइंट्स से होके जाने वाली स्ट्रेट लाइन यूनिक होती है। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट से हम यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस स्ट्रेट लाइन पे हम यदि 2 पॉइंट पता कर लें तो वो यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यदि मैंने कहा कि मान लो x को मैंने 1 टाइम 0 कर लिया। अब x को 0 क्यों किया? क्योंकि हम एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो x को 0 किया मतलब y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल्स टू 0 है तो y इज इक्वल्स टू 3 है। इसका मतलब है कि जो लाइन है वो 0,3 से पास कर रही है। और यदि मैं y को 0 रखूँ तो x इज इक्वल्स टू -3/2 आएगा, है ना। इसका मतलब इधर कहीं तो -3/2, 0 आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन यदि ड्रॉ कर दें तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, यदि मैं यहीं पे यदि मैं इस x का जो कोफिशेंट है, यदि मैं उसको +2 ना करके उसे -2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2x + 3। और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बस ये -3/2 आ रहा था, ये ऐसे आने लगेगा, +3/2 आने लगेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आने लगेगी। ठीक है, अब बातों को समझिएगा
जहाँ से आपको परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा आपको। जैसे देखिए ये जो कोफिशेंट है, फर्स्ट वन, ये जो कोफिशेंट है 2 - 2, मैंने इसी को अभी चेंज किया ना, तो यदि ये 2 पॉजिटिव है, प्लस इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट की तरफ, देखो आप, इस x की वैल्यू यदि प्लस इन्फाइनाइट की तरफ जाए तो y की भी वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट की तरफ जा रही है, मतलब एक्सप्रेशन की भी वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट की तरफ जा रही है। और यदि मैं इसकी वैल्यू देखो नेगेटिव कर दिया, तो प्लस इन्फाइनाइट की तरफ जाने पे ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू पे, मतलब 2x + 3 की वैल्यू पे कमांड जो दे रहा है, इसकी वैल्यू को जो कमांड दे रहा है वो कौन है? ये 2 है, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 2x + 3 को जो लीड कर रहा है वो 2 है, ठीक। अच्छा, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कोफिशेंट a0 होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशेंट डिग्री का जो कोफिशेंट होता है, मतलब a0 की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो a0 ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को लीड करता हुआ नज़र आता है, तो इसे हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशेंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशेंट, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू को लीड करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और भी बातें कर लेते हैं, यदि जो ये n लिखा हुआ है इसके बारे में क्या ख्याल है? तो जैसे आप देखो तो हम केवल इस टर्म के वैल्यू के बेसिस पे हम डिसाइड कर पा रहे हैं। जैसे आप देखो कि यदि हम x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी कर दें तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पे ये वैल्यू सम प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। देखो आप यहाँ पे प्लस इन्फाइनाइट रखो तो ये पूरी वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगी। यदि माइनस इन्फाइनाइट रखो तो देखो पूरी वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगी। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे 2x² कर दूँ प्लस 3 कर दूँ तो सम ये वैल्यू कहाँ जाएगी? x पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव इन्फाइनाइट की तरफ जाएगी, x नेगेटिव इन्फिनिटी है तो ये पूरी वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट की ही तरफ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि कुल मिला के देखो आप, ये माइनस को भी ये क्या बना देगा? प्लस बना देगा, माइनस को भी प्लस बना देगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी हमारा फंक्शन का या जो वैल्यू का नेचर है वो इस पर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब हाईएस्ट डिग्री पे भी डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू किस तरीके से चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डिग्री, जो मैक्सिमम डिग्री होती है कोफिशेंट्स की, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ध्यान रहे आप, कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो वो 3 बेसिक रूल्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट वन, ओनली 1 रियल वेरिएबल्स होने चाहिए, और सेकंड वन, n जो होना चाहिए, मतलब ये जो डिग्री आनी चाहिए, हर एक वेरिएबल की जो डिग्री आनी चाहिए, दैट मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में मैंने बताया था, इंटीजर मतलब 3, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, उसमें से नॉन नेगेटिव वाला होना चाहिए, मतलब नेगेटिव वाला नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 0, और पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। और जो लीडिंग कोफिशेंट है, ये भी मैंने बताया कि भाई ये लीडिंग कोफिशेंट क्यों है, तो जो लीडिंग कोफिशेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। भाई जो कोफिशेंट लीड कर रहा है भाई 0 हो जाए तो बात ही खत्म, ठीक है। तो ध्यान रहे, बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।